तो हम अपनी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। जो हमने डिस्कस किया था पिछले क्लास में, वो मोशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, उसके दो पार्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब अगले पार्ट में जो हम फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो है उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पैटर्न वही रहेगा हमारा, 2015 से 2025 के क्वेश्चन तक को देखेंगे। ठीक है, और चैप्टर है आज हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, इस फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के सिर्फ पार्ट 1 को आज कंसिडर करेंगे। ठीक है, जो बाकी बचा हुआ हिस्सा होगा उसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक, तो चलिए शुरुआत करते हैं अगले पार्ट के। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास कुछ इस तरीके से है। क्या कह रहा है? ए बॉल ऑफ मास m1 मूविंग एट ए स्पीड v, a ball of mass m1 moving at a speed v hits another ball of mass m2 at rest and stops. If the momentum remains conserved, the speed of the second ball after the collision is found to be. तो क्या कह रहा है कि एक बॉल है जिसका मास m1 है, ये मूव कर रहा था v स्पीड से, ये जाकर टकराता है दूसरे मास m2 से जो कि रेस्ट में था। फिर आगे फर्दर क्या कहता है? टकराने के बाद ये खुद रुक जाता है, m1 स्टॉप्स हो जाता है ना। m1 जो है क्या हो जाता है? स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब है m2 चलने लगा होगा। ठीक है, तो वही कह रहा है कि द स्पीड ऑफ द सेकेंड बॉल आफ्टर कोलिजन, तो दूसरे बॉल की स्पीड जो है ये v2 जो है वो कितना होगा आफ्टर कोलिजन, ये बताइए। ठीक है, तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होता है? मोमेंटम आफ्टर कोलिजन के बराबर होता है। यानी क्या लिख लेंगे? m1v प्लस m2, ये रेस्ट पर था तो इनकी वेलोसिटी 0 बराबर आफ्टर कोलिजन m1 इंटू 0 प्लस m2 इंटू v2। तो ये दोनों चीज तो खत्म हो जाएगी, तो यहां से क्या आ जाएगा? m1v अपॉन m2 दैट विल बिकम v2। तो दूसरे बॉल यानी m2 जो है उसकी वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितनी हो जाएगी? m1v बाय m2v हो जाएगी। ठीक है, होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत आसान सा है, एनसीईआरटी बेस्ड है बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स। ठीक है, क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन डज नॉट रिक्वायर फोर्स। किस टाइप ऑफ मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? किस टाइप ऑफ मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? तो देखो इसका सिंपल सी डेफिनेशन है। हम क्या कर लेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को देख लेंगे। किसको देख लेंगे? न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन को देख लो, या सेकेंड लॉज ऑफ मोशन को देखोगे तब भी चल जाएगा। न्यूटन्स फर्स्ट लॉज ऑफ मोशन क्या कहता है हमारा? कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगा, जब तक कि आप उसके ऊपर एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करते। यानी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स तब चाहिए होता है जब क्या कर रहे हो? मोशन क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म हो। यूनिफॉर्म मोशन के लिए फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक है, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हमारे पास? A body of mass 100 gram attains a velocity of 20 meter per second. Attains a velocity of 20 meter per second in 0.1 second. The force acting on the body is. ठीक है, कह रहा है एक बॉडी है जिसका मास कितना है? 100 ग्राम है, वो मूव कर रहा है 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। ठीक है, मतलब अटेन कर लेता है वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। कितने टाइम में? 0.1 सेकंड में। तो बताओ उसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा था? तो सबसे पहले देखो, तो क्या कह रहा है कि 0.1 सेकंड में वो वेलोसिटी अटेन कर लेता है 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। मतलब जो भी वेलोसिटी पहले रही होगी, ठीक है, उसमें 20 मीटर पर सेकंड का चेंज आ गया होगा। आसानी के लिए तुम ये समझ सकते हो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 थी और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड रहा होगा, है ना। तो इस बिना पर हम क्या कह देंगे? इस बिना पर हम क्या कह देंगे कि इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड
20 मीटर पर सेकेंड, टाइम इज 0.1 सेकेंड एंड मास इज 100 ग्राम। 100 ग्राम का मतलब हो गया 0.1 kg। तो हमसे पूछ रहा है उसके ऊपर फोर्स कितना लगा होगा। तो फोर्स कितना लगा होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे, F इक्वल टू ma, और a का मतलब होगा v माइनस यू बाय टी। इसमें डाल दो, ठीक है, इसमें डाल दो सारी चीजें। मास हो जाएगा 0.1, वेलोसिटी 20 माइनस 0 बाय 0.1। तो यहां से ये 0.1 से 0.1 कैंसिल हो जाएगा, यहां से क्या बच जाएगा 20 न्यूटन। तो आंसर कितना हो जाएगा 20 न्यूटन। तो करेक्ट आंसर इज 20 न्यूटन। ठीक है, आसान सवाल है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए एंड बी आर टू स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। ए और बी जो है क्या है, ए और बी जो है क्या है, दो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है। इफ ऑब्जेक्ट बी इज ट्वाइस लार्जर देन ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी जो है वो दुगने साइज का है किससे, ऑब्जेक्ट ए से, बट देयर डेंसिटीज आर सेम, लेकिन उसकी डेंसिटी क्या है, सेम है। ए और बी दोनों की डेंसिटी क्या है, सेम है। तो रेशियो ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव देम एट द सेम रेट। ठीक है, तो कह रहा है फोर्स का रेशियो क्या होगा अगर हम ये चाहते हैं कि दोनों सेम रेट से मूव करें। सेम रेट से मूव करने का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या हो, सेम हो, ये मतलब हुआ। तो सबसे पहले देखो यहां पर एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो देखो फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, फोर्स बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहां से हमसे ये कहा गया है कि ए की वैल्यू तो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब फोर्स जो बदलेगा वो मास की वजह से बदलेगा। और मास क्या होता है, देखो मास को हम क्या लिखते हैं, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ठीक है, और स्फीयर है तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, देखो 4/3, मास को डेंसिटी को रो रख दो, 4/3 पाई आर क्यू। इतनी बात समझ में आई। ठीक है, तो अब देखो ए बी जो है वो ट्वाइस लार्जर है किससे, ए से, यानी अगर रेडियस ऑफ ए जो है वो आर है तो रेडियस ऑफ बी जो है वो कितना होगा, 2r होगा। क्लियर। तो इस हिसाब से हम यहां पर क्या कहेंगे, मास जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का क्यूब है। और यहां से हम क्या कहेंगे, चूंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास है। तो इन दोनों बातों को अगर हम एक साथ मिला दें, ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी जब देखते हैं तो कांस्टेंट चीजों को कंसीडर नहीं करते, ये जो कांस्टेंट है इनको कंसीडर नहीं करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शनलिटी देख लेते हैं सिर्फ। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जब कोई चीज होती है उसका रेशियो कैसे लेते हैं, F1/F2 बराबर होगा क्या, यहां से देखोगे तो M1/M2, और यही M1/M2 यहां से क्या हो जाएगा, R1/R2 का क्यूब, है ना। जैसे इसको क्या कह दो R1 और इसको क्या कह दो R2। ठीक है, तो यहां से फोर्स का रेशियो क्या हो जाएगा, F1/F2 इक्वल टू R1 कितना था, R था, R2 कितना था, 2R था, इसका क्यूब हो जाएगा, अंदर R से R कैंसिल, क्यूब हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा 1/8। तो फोर्स का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा 1:8 हो जाएगा, 1:8 हो जाएगा। ठीक है, एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर किसी बच्चे को इस प्रोपोर्शनलिटी वाले कॉन्सेप्ट में दिक्कत होती है तो वो कॉन्सेप्ट मैं बता दूंगा, आप कमेंट कर देना, तो मैं उस पर एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से प्रोपोर्शनलिटी को हम देखते हैं, किस तरीके से इक्वेशन फॉर्म करते हैं। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई किया है उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू। अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second in 6 seconds. The magnitude of the force exerted on the object is। तो सेम सवाल है, ये क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है 100 kg है, मास कितना है 100 kg है, और वो यूनिफॉर्मली क्या है, एक्सेलरेटेड है। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन उसका कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। फर्दर आगे क्या कह रहा है, वो इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाती है, यानी कि u जो था वो 5 मीटर पर सेकंड था और v जो है वो कितना है 8 मीटर पर सेकंड है। ऐसा होने में कितना टाइम लगता है, इनको 6 सेकंड का टाइम लगता है। तो पूछा जा रहा है कि फोर्स कितना होगा, तो फिर से वही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन हम अप्लाई कर देंगे, F बराबर m × a, और a को क्या लिख सकते हैं v - u/t। ये सेम सवाल हो गया।
ऐसा सवाल हमने जस्ट पीछे किया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 100 इंटू 8 माइनस 5/6, what you will get 100 इंटू 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो 50 न्यूटन हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50 न्यूटन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, ए बॉडी वेट 32 न्यूटन इन वाटर एंड इट्स रिलेटिव डेंसिटी इज 3.5, वेट ऑफ द बॉडी इन एयर इज, तो वेट ऑफ बॉडी एयर में कितना होगा। देखो क्या कह रहा है, एक बॉडी है जिसका वेट 32 न्यूटन है, कहां पर, वाटर के अंदर, और उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो है 3.5 है, तो वेट ऑफ बॉडी इन एयर जो है वो कितना होगा। ठीक है, हालांकि देखो ये सवाल जो है किसका है, फ्लोटेशन चैप्टर का है। किसका है, फ्लोटेशन चैप्टर का है, ग्रेविटेशन वाले हिस्से में। तो अब चूंकि इस चैप्टर के अंदर दे दिया गया है तो मैं इसको डिस्कस कर दे रहा हूँ, गलती से यहाँ पे आ गया है, तो चलो खैर। तो कह रहा है वेट इन वाटर कितना है, 32 न्यूटन है। ठीक है, और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो कितना है, 3.5 है, यानी कि डेंसिटी अगर कहो तो ये कितना हो जाएगा, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो। डेंसिटी पता करना हो तो क्या कहेंगे, डेंसिटी ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, 3.5 इंटू 1000, यानी कि 3500 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। खैर वैसे इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर डेंसिटी निकालना हो तो इससे ये होता है। चलो, तो हमसे पूछा जा रहा है वेट इन एयर कितना होगा। तो देखो, जब बायोन्सी से हम वेट इन एयर को डिवाइड करते हैं, गौर करना, किसको डिवाइड करते हैं, वेट इन एयर को डिवाइड करते हैं, तो हकीकत में रिलेटिव डेंसिटी आती है। क्या आती है, रिलेटिव डेंसिटी आती है। ठीक है, ये बात कैसे आई, यहां से समझ सकते हैं कि वेट इन एयर का मतलब क्या होता है, वेट इन एयर का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी इंटू वॉल्यूम ऑफ बॉडी इंटू जी, और बायोन्सी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, जैसे हम वाटर बायोन्सी लगा रहा है तो डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर इंटू जी। अब यहाँ पता है कि इसकी डेंसिटी पानी से ज्यादा है, तो वॉल्यूम ऑफ बॉडी बराबर ही होगा किसके, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड वाटर के। इस रेशियो को अगर यहाँ पर डाल दोगे तो क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर का रेशियो आ जाएगा, और ये हकीकत में क्या है, रिलेटिव डेंसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट समझाया है तुम्हें, एक कॉन्सेप्ट समझाया क्या, कि अगर कोई बॉडी पानी के अंदर डूब जाती है, ठीक है, तो उस बॉडी की डेंसिटी का रेशियो और वाटर की डेंसिटी का रेशियो किसके बराबर होगा, वेट इन एयर ओवर बायोन्सी के बराबर होगा। एक बात, दूसरी बात, बायोन्सी जो है हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं कि वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। क्लियर। तो अब यहां से हमारे पास एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बन गया, ये याद रख लेना कि रिलेटिव डेंसिटी अगर निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। एक तरीका यह है डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दूसरा तरीका यह है कि वेट ऑफ बॉडी इन एयर अपॉन बायोन्सी, और इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूलेज हो गए आपके पास, रिलेटिव डेंसिटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो अब मैं सीधे सवाल के सॉल्यूशन पर आता हूं कि इसका सॉल्यूशन जो है वो आसानी से हम कैसे करते। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ये अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है, सॉल्यूशन नहीं किया है। सॉल्यूशन एक लाइन का है। सॉल्यूशन क्या है जरा देखो, मैं इसको मिटा दे रहा हूं, तो देखो इसका जल्दी से सॉल्यूशन हम क्या कर लेंगे। वेट इन एयर निकालना है, वेट इन वाटर 32 न्यूटन है, और रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 3.5 है। तो हम कॉन्सेप्ट लगा देंगे रिलेटिव डेंसिटी इक्वल टू वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस वेट इन वाटर। ये हो जाएगा 3.5 इक्वल टू वेट इन एयर निकालने ही है हमें, वेट इन एयर माइनस 32। इसको लिख दो ऐसे 35/10 वेट इन एयर अपॉन वेट इन एयर माइनस 32। ये 7 5 35 और 5 2 10, तो क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 7 टाइम्स वेट इन एयर माइनस, और 7 मल्टीप्लाई होगा तो 7 2 14, 7 3 21 प्लस 1 22 बराबर 2 टाइम्स वेट इन एयर।
इसको इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा 5 टाइम्स वेट इन एयर इक्वल टू 224। तो वेट इन एयर कितना हो जाएगा 224 अपॉन 5, तो 5 4 जा 20, ठीक है, फिर से 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, तो वेट इन एयर कितना हो जाएगा 44.8 न्यूटन हो जाएगा। वेट इन एयर कितना हो जाएगा 44.8 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए बॉडी ऑफ मास 40 kg moving initially with a speed of 30 meter per second is subjected to a retarding force of 60 Newton. The body will stop after. ठीक है, तो कह रहे हैं कि एक बॉडी है जिसका मास कितना है 40 kg है, इसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लगाया गया, मतलब वैसा फोर्स जो किसी बॉडी को रोकना चाह रहा हो, ठीक है, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड है। तो बताओ, ठीक है, कितनी देर बाद वो रुक जाएगा, है ना, बॉडी कितनी देर बाद रुक जाएगा अगर वो रिटार्डिंग फोर्स कितना था 60 न्यूटन का था। रिटार्डिंग फोर्स कितना था 60 न्यूटन का था। तो सबसे पहले यहां पर एक काम कर लेते हैं, देखो फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, यहां से हम निकाल लेते हैं एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा F बाय m। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा कितना F 60 था और मास 40 था, तो ये 0 0 खत्म, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, यानी 3/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया एक्सेलरेशन, ठीक है। अच्छा, ये रिटार्डिंग फोर्स था, तो ये एक्सेलरेशन जो है हम इसको क्या कह सकते हैं नेगेटिव कह सकते हैं, है ना, क्योंकि फोर्स भी नेगेटिव था। अब लगा देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस at, तो v तो क्या है हमारा 0, u की वैल्यू कितना है 30, एक्सेलरेशन हो जाएगा -3/2 इंटू टी, व्हाट यू विल गेट 3/2 t इक्वल टू 30, यहां से क्या आ जाएगा t बराबर 30 इंटू 2/3, कैंसिल हो जाएगा इससे ये 10 यानी कि 20 सेकेंड, ठीक है, यानी कि 20 सेकेंड बाद वो बॉडी क्या हो जाएगी रुक जाएगी, 20 सेकेंड बाद वो बॉडी क्या हो जाएगी रुक जाएगी। क्लियर, चलो अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, देखो कह रहा है हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। एक हैमर है जिसका मास 500 ग्राम है, वो 50 मीटर पर सेकेंड से चल रही है ना, स्ट्राइक्स एन नेल, और एक कील को, मतलब हैमर होता है ना उसको हिटिंग करते हैं, तो क्या है एक कील से टकराती है। कह रहा है द नेल स्टॉप्स द हैमर इन वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकेंड, और हैमर जो नेल जो है हैमर को 0.01 सेकेंड में रोक देता है, ठीक है। तो व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर, ठीक है, तो नेल ने हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा, नेल ने हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया होगा। तो एक चीज देखो, न्यूटन्स थर्ड लॉ से हैमर ने नेल के ऊपर जितना फोर्स लगाया होगा, इन रिटर्न नेल ने भी हैमर के ऊपर इतना ही फोर्स लगाया होगा। हमसे ये वाला फोर्स पूछा जा रहा है, तो हम एक काम कर लेते हैं, हैमर ने नेल के ऊपर कितना लगाया है वो निकाल लेते हैं और उसका नेगेटिव साइन कर देंगे तो ये उल्टा हो जाएगा। क्लियर, तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं कि हैमर ने कितना फोर्स लगाया, ये नेगेटिव साइन का आएगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपोजिट डायरेक्शन में तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये पॉजिटिव आएगा तो ये नेगेटिव होगा। तो चलो देख लेते हैं, फोर्स एक्सर्टेड बाय हैमर, तो देखो F बराबर क्या लिख लेंगे ma, और इसको क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी, क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाय टी। देखो हैमर का मास 500 ग्राम था, 500 ग्राम का मतलब 500/1000 kg। हैमर की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 50 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी थी 0 अपॉन टाइम कितना है 0.01 सेकेंड, 0.01 सेकेंड, ऐसा हो जाएगा। देखो ये 2 0 तो यहाँ खत्म हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये तो हो गया 1/2, इधर आ जाएगा -50 अपॉन नीचे 1 ऊपर 100, ठीक है, इसको इससे कैंसिल कर दो तो ये 25, तो माइनस का 2500 न्यूटन। लेकिन ये फोर्स कौन सा है, ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो हैमर ने नेल के ऊपर लगाया। हमसे पूछा क्या गया, नेल ने हैमर के ऊपर कितना फोर्स लगाया है, तो इसका अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि 2500 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक गर्ल जिसका मास कितना है 40 kg है, वो जंप करती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड से ऑन टू ए स्टेशनरी कार्ट, एक स्टेशनरी कार्ट के ऊपर, विद ए फ्रिक्शनलेस व्हील, जिसके पहिए में कोई फ्रिक्शन नहीं है, मतलब वो कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं लगाएगा। द मास ऑफ द कार्ट इज 10 kg,
कार्ट का मास कितना है 10 kg है। व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट मूविंग, जब कार्ट मूव करना शुरू कर देगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। एज्यूम देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स, ये एज्यूम करके चलना है कि बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो इस बात के कहने का मतलब है कि आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम कब लगा पाते हैं, जब बाहर से कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं होता है। ठीक है, तो कह रहा है कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पिक्चराइज कर दूं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई लड़की है और ये कोई कार्ट है, फ्रिक्शनलेस कार्ट है, इसका मास 10 kg है, इसका मास 10 kg है, ये रेस्ट में है। ये गर्ल्स जो है इसका मास कितना है 40 kg है। ठीक है, और ये मूव कर रही थी 5 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, इतनी कहानी हो गई। कह रहा है ये इसके ऊपर जंप कर जाती है, यानी कहानी कुछ ऐसी हो जाती है, इस कार्ट लड़की जो है इस कार्ट के ऊपर आ जाती है। तो अब कह रहा है कि इस पूरे सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, वही लड़की की वेलोसिटी होगी, तो वो वेलोसिटी बता दो। तो देखो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा देंगे, तो क्या लिखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो क्या लिखेंगे m1 v1 प्लस m2, ये रेस्ट में है तो इसकी वेलोसिटी 0। अब यहाँ दोनों तो साथ साथ ही चल रहा है, ये 40 kg और ये 10 kg, तो इनको चाहो तो एक साथ लिख दो ऐसे 40v प्लस 10v, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी एक ही साथ है तो ये 50v हो जाएगा। ये कितना हो गया 4 × 5 बराबर 50v, 0 से 0 खत्म कर दो, 5 से 5 को खत्म कर दो, कितना हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, चलो अगले सवाल को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अ मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। एक मोटर कार है जिसका मास 1200 kg है, वो एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रही है विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 90 किलोमीटर पर आवर की यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कह रहा है इट्स वेलोसिटी स्लोड डाउन टू 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, उसकी वेलोसिटी घटाकर 18 किलोमीटर पर आवर कर दी जाती है इन 4 सेकेंड, 4 सेकेंड में बाय एन अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, एक अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स के जरिए। तो बताओ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो है वो कितना है। तो देखो ये सवाल भी भैया आसान है बहुत, मास कितना है 1200 kg है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है 90 किलोमीटर पर आवर है, तो 90 किलोमीटर पर आवर का मतलब ये 90 इंटू 5/18, 18 5 90, यानी कि 25 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है 18 किलोमीटर पर आवर हो गई है। 18 किलोमीटर पर आवर का मतलब मीटर पर सेकंड में बदलो अगर, तो ये तरीका मैंने बताया था, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये 1, कितना हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितने टाइम में हुआ है 4 सेकेंड में। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है कि एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स बताओ। तो देखो F बराबर क्या लिख लेंगे ma, और A क्या होता है V माइनस U/T, इसके अंदर डाल दो। तो मास तो है 1200, ठीक है, V कितना है हमारा, V कितना है हमारा 5 माइनस 25 बाय टाइम इज 4। ठीक है, तो ये देखो ये तो हो जाएगा 4 3 12, 300 इंटू माइनस 20, तो कितना हो जाएगा माइनस का 6000 न्यूटन। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि वो एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स जिसने ऐसा काम किया था वो कितना है, तो वो कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 6000 न्यूटन हो जाएगा, इसके अपोजिट साइन का हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चल रहा था, बाहर से जो फोर्स लगाया गया वो इसके ऊपर अपोजिट डायरेक्शन से लगाया गया होगा, तो कार्ट के ऊपर जो फोर्स लगा है वो इतना है, रिटार्डिंग फोर्स जो है हम कहेंगे इतना है। बात समझ में आ गई। चलो तो अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास, कह रहा है कि सर्टेन फोर्स अप्लाइड टू ए मास m1, कह रहा है कि एक सर्टेन फोर्स है जो अप्लाई किया गया मास m1 पर, गिव्स इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसकी वजह से उसके अंदर एक्सेलरेशन आ जाता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कह रहा है द सेम फोर्स अप्लाइड टू मास m2 गिव्स इट एन एक्सेलरेशन ऑफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और सेम फोर्स जब m2 पर लगाया जाता है तो एक्सेलरेशन कितना हो जाता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। कह रहा है इफ द टू मासेस आर ज्वाइंड टुगेदर, अब दोनों मासेस को एक साथ ज्वाइन कर दिया जाए, एंड द सेम फोर्स इज अप्लाइड, और वही सेम फोर्स अप्लाई कर दिया जाए टू द कॉम्बिनेशन के ऊपर, द एक्सेलरेशन विल बी, तो वो एक्सेलरेशन कितना होगा। थोड़ा सा मैं इसको पिक्चराइज कर दूं। कह रहा है कि कोई मास m1 था, उसके ऊपर मैंने कोई फोर्स लगाया F, तो इसकी वजह से एक्सेलरेशन जो है वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, फिर जब ये सेम फोर्स m2 के ऊपर लगाया गया,
तो इसके अंदर जो एक्सेलरेशन आया वो था 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तीसरी बात कह रहा है कि अब इन दोनों m1 m2 को एक साथ कर दिया गया है ना, और फिर से वही सेम फोर्स जब लगाया गया, तब बताओ एक्सेलरेशन क्या रहा होगा, तब बताओ एक्सेलरेशन क्या रहा होगा। तो सबसे पहले यहां से देखते हैं, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे तो क्या लिखोगे, F बराबर m1 a1, यहां पे क्या लिखोगे, F बराबर m2 a2, यहां पर क्या लिखोगे, F बराबर टोटल मास है m1 प्लस m2 इंटू a। यही बात है। एक काम कर लो, यहां से m1 m2 की वैल्यू निकाल लो। यहां से क्या लिखोगे, m1 बराबर f अपॉन a1 f अपॉन m2 a2, ये क्या हो जाएगा, ये m2 की वैल्यू हो जाएगी। वैसे a1 a2 की वैल्यू दी हुई है, तो m1 हो जाएगा f अपॉन 10 और m2 हो जाएगा f अपॉन 50। इन चीजों को यहां पे पुट कर दो। इन चीजों को जब यहां पे पुट करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, f इक्वल टू f बाय 10 प्लस f बाय 15 इंटू a। कोई डाउट नहीं। एक काम कर लेते हैं, f को कॉमन ले लेते हैं और यहां से बचेगा 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15 इंटू a। चाहो तो इसको ऐसे कैंसिल कर सकते हो, तो इधर 1 बचेगा। चलो खैर आगे की कहानी देखते हैं। 1 इक्वल टू, देखो अंदर एलसीएम लोगे तो ये 30 होगा, ये होगा 3 प्लस 2 इंटू a, ऐसा। ये 30 इधर कर दो, ये 30 इधर कर दो, तो क्या हो जाएगा, 30 इक्वल टू 5a, 5a। तो ये क्या हो जाएगा, 5 6 30, ये बराबर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए बराबर क्या हो जाएगा, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कोई डाउट नहीं आता। देखो सॉल्यूशन तो कर दिया हूं मैं, यहां पर एक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझाना चाह रहा हूं, जरा उस चीज को देखना। ठीक है, जरा उस चीज को देखना। यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, मतलब आंसर तो आ गया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जरा मैं यहां पर एक बार समझाना चाह रहा हूं। ये सॉल्यूशन जो इसको मैं मिटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ताकि आपको ये बात समझ में आए। देखो जब सेम फोर्स लगाया जाए, इसको हटा दो, इसको हटा दो। मान लो एक फोर्स F लगाया गया, m1 पर एक्सेलेरेशन था a1, ये सेम फोर्स लगाया गया m2 पर एक्सेलेरेशन था a2, वही सेम फोर्स लगा दिया गया इसके कॉम्बिनेशन पर, और अब एक्सेलरेशन पूछा गया है, तो यही लगाएंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, F बराबर m1 a1, तो m1 बराबर हो जाएगा F बाय a1। यहाँ लिखोगे F बराबर m2 a2, तो m2 बराबर हो जाएगा F बाय a2। इन दोनों को यहाँ पर डालोगे बिल्कुल सोल्यूशन की तरह, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो F बराबर ऐसे लिखोगे ना, F बाय a1 प्लस F बाय a2, और ये a जो है अगर मैं इसको इधर ला के लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो देखो तुम्हारे लिए एक फॉर्मूला बन गया, 1 बाय a, F बाय a इक्वल टू, कॉमन ले लो F, तो 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2। इस F से F को कैंसिल कर सकते हो, है ना। तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए ये फॉर्मूला बन गया, 1 बाय a बराबर होगा 1 अपॉन a1 प्लस 1 अपॉन a2। मतलब जब भी ऐसा सवाल होगा ना, तो हम इतना काम नहीं करेंगे। मैं तरीका बता दिया हूं, ये बातें कहां से आई है, उसी सॉल्यूशन से आया है, कि मतलब जब भी ऐसा सवाल होगा कि m1 के ऊपर फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन था 10, m2 के ऊपर सेम फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन था 15, दोनों को कंबाइन कर दिया गया, उस पर सेम फोर्स लगाया गया, बताओ एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सीधा हमारा सॉल्यूशन क्या होगा उस वक्त, सॉल्यूशन हमारा उस वक्त क्या होगा, सीधा ये लिखेंगे कि 1 बाय a बराबर 1 बाय 10 प्लस 1 बाय 15, व्हाट यू विल गेट, 30 एलसीएम, 3 प्लस 2 5 बाय 30, 1 बाय 6, 1 बाय a की वैल्यू है 1 बाय 6, दैट इंप्लाइज a इक्वल टू 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। खत्म। बात समझ में आ गई। तो होपफुली ये समझ में आया होगा कि कई बार सॉल्यूशन सिर्फ कर लेना काफी नहीं होता है, वहां पर अकल भी लगाइए, ये आसानी से और कैसे कर सकते थे। क्लियर। तो उसका मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, तो ये याद रख सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, कह रहा है व्हीकल starting from rest attains a speed of 72 km/h after covering a distance of 100 meter. If the mass of the vehicle is 500 kg, the force exerted by the engine is। ठीक है, तो सवाल कह रहा है कि एक व्हीकल है जो कि चलना शुरू करता है, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और अटेन कर लेता है स्पीड 72 km/h, यानी कि फाइनल वेलोसिटी 72 km/h है। मीटर पर सेकंड में देखा जाए तो 72 इंटू 5 बाय 18, 18 4 72 होता है, तो यानी कि फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। अब कह रहा है ऐसा करने के लिए वो
200 मीटर का डिस्प्लेसमेंट कवर करता है। ठीक है, व्हीकल का मास जो है 500 केजी है, 500 केजी है। तो बताओ फोर्स जो है वो कितना लग रहा था। तो सबसे पहले देखो हम क्या कर लेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से यहां से हम निकाल लेंगे एक्सेलरेशन। ठीक है, और फिर दूसरे स्टेप में हम लगा देंगे F इज इक्वल टू ma। ठीक है, और फोर्स आ जाएगा। तो v बराबर क्या लिख लेंगे, v स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए, डिस्प्लेसमेंट इज 100, तो ये हो जाएगा 400 इक्वल टू 200a, 2 0 से 2 0 खत्म, 2 2 4, एक्सेलेरेशन तो हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे डाल दो F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है 500 kg और एक्सेलरेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो व्हाट यू विल गेट 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि न्यूटन। तो फोर्स कितना हो जाएगा 1000 न्यूटन। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। इसमें और भी सवाल है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, मैं नहीं चाह रहा कि बहुत लंबी वीडियो हो और आपके लिए जो है वो बर्डन हो जाए देखना। ठीक है, क्योंकि कई बार जब हम जबरदस्ती कोई काम करते हैं फिर उसमें मजा नहीं आता।